बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में सर्दी की शदीद लहर है और स्कूल्स भी बच्चे जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि मैक्सिमम कपड़े पहना के बच्चों को स्कूल्स में भेजें और इसके साथ साथ गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी कीजिए ताकि आप सर्दी की शिद्दत से महफूज रह सकें। आज जी है मंडे, वीक का पहला दिन है, तो अपनी चीज़ों को, अपने तमाम काम जो आपने इस वीक में निपटाने अच्छे तरीके से प्लान करें, वक्ती पाबंदी करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ बढ़ेंगे जी। सबसे पहले हमने खबरें आज के शामिल करनी है। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर है वज़ीर आला पंजाब का टीचर चैटबॉट सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह। तरक्की के लिए डिजिटल इनकलाब ज़रूरी है, वज़ीर आला। शदीद सर्दी की लहर, नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में नमूनिया से 4 अमवात, 97 नए केसेज रिपोर्ट। नून लीग मैदान अमल में है और इंतखाबी मुहिम तेजी से चल रही है। और लेस्को की भी बात की जाएगी, जिसका मटीरियल इजरा का ऑनलाइन सिस्टम ताखीर का शिकार है। अच्छा जी, हमारी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सिप्रा साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब चूंकि मैंने आगाज में जिक्र किया है कि सर्दी की शदीद लहर है और हमारे पास आज की दूसरी खबर है जी नमूनिया से रिलेटेड। हम पहले दूसरी खबर की तरफ चलेंगे और सर्दी की शदीद लहर को भी डिस्कस करेंगे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अलबत्ता नमूनिया जिन बच्चों में हो रहा है वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स तक बच्चे हैं, लेकिन एहतियात की तो सबको ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो भी रिसेंटली इस्लामाबाद से विज़िट करके आ रहे हैं कलर के हादसे के, वहाँ से ज़्यादा सर्दी लाहौर में है। शायद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पिछले 2 हफ्ते से जो आपके शहर में सर्दी की शिद्दत है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इक़दाम भी किए गए हैं। आपने स्कूल्स का जिक्र किया, सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे हैं और उसमें देखें कि जो आपके छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको छुट्टियां दी गई हैं। उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि घर में तो कहीं ना कहीं हम उनका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन स्कूल्स में भेजने के बावजूद उनको कहीं ना कहीं उसका प्लेग्राउंड्स खुली होती हैं और सांस के थ्रू ही आपने अंदर मतलब जिस तरह हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल्स की में तो होता होगा, बेहतर तरीके से कोई इंतज़ाम होता होगा, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर उस तरह के नहीं होगा। और इवन जो प्राइवेट बहुत अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर होता होगा, प्राइवेट जो नॉर्मल स्कूल हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए वो तो बहुत अच्छा हो गया। दूसरी बात कि सर्दी, आप देखें कल धूप निकली, धूप निकलने के बावजूद सर्दी की शिद्दत जो है वो उसी तरह नहीं, मैं धूप की बात कर रहा हूँ ना, उसके बावजूद सर्दी की शिद्दत वहीं पे है। इसके क्या वजह है कि आपके इस वक्त वेदर जो चल रहा है, मौसम की जो सूरत हाल है वो उसी तरह ही है जिस तरह 2 दिन पहले थी। हम धूप को देखकर या थोड़ी धूप को देखकर बाहर निकलें और इस बात की तवक्को कर लें कि मौसम तब्दील हो गया है, ये ऐसा नहीं है। आज देखें, अभी आप मोटरवेज का जिक्र कर रहे थे, अभी जाके खुली हैं, धुंध की लपेट में थी और अभी 2 घंटे में अगर कहीं से सूरज आंखें दिखाएगा भी सही तो उसके बाद फिर वो डूब जाएगा, फिर धुंध और वो उसी तरह हालात आ जाएंगे। इसलिए एहतियात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एहतियात करनी है। आपके तो दोनों बच्चे छोटे हैं, आपको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इवन मेरे अगर बच्चे बड़े हैं तो हम उनको भी कवर करके जाते हैं, बल्कि मेरा बड़ा बच्चा आज भी कह रहा था कि मैं कलर्ड जैकेट पहन के जा सकता हूं, तो मैंने कहा आप जा सकते हैं, सीएम साहब ने ऑर्डर किया हुआ है। कहते नहीं, वो मेरी टीचर सीएम साहब के ऑर्डर नहीं मानते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप इस तरह करें कि आप नीचे पहन लें कुछ, ऊपर आप स्कूल यूनिफॉर्म का जैकेट पहन लें, आप चले जाएँ। इसलिए मेरे ख्याल में बहुत सारे स्कूल हैं जो इस पर अमल दरामद करवा रहे हैं कि यूनिफॉर्म ठीक है। एक वो होता है कि यूनिफॉर्म में बच्चा जा रहा है, मेंटली तौर पर भी होता है, नफसियाती तौर पर भी होता है कि वो तैयार होकर जा रहा है, लेकिन साथ में गर्म कपड़े पहनने का उसकी दूसरी सूरत हाल भी ज़रूर है कि आप उनको कोई नीचे स्वेटर पहना दें, कोई और चीज़ पहना दें जिससे जाएं। तो एहतियात ही है, जो भी मर्ज़ है, जो भी वबा है, सबसे पहले आवाम का और हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसका तयन करें और उसके बाद उसकी एहतियाती तदाबीर जो गवर्नमेंट बताती है या डॉक्टर्स बताते हैं उस पर अमल दरामद करें। इसलिए हफ्ता 10 दिन सर्दी रहनी है, उसके बाद फिर हम लोगों ने कहना है कि ये हालात जो है, फरवरी का मैक्सिमम जितने कपड़े खरीदे हुए हैं, स्वेटर वगैरह खरीदे हुए हैं, इन दिनों में इस्तेमाल करना है क्योंकि सर्दी बड़ी शदीद है। रात को मैं 15 मिनट के लिए बाहर निकला हूँ कोई 10:15 बजे, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे तक वो सर्दी फील होती रही है। सर्दी बड़ी शदीद है और ये नमूनिया के जो पेशेंट सामने आ रहे हैं
इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसमें ख़ुसूसन जो बच्चे मुतासर हो रहे हैं, और फिर सिप्रा साहब भी जैसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों को प्रॉपर ढांप के रखें। आप उस तरह ना गैस आ रही है ना आपकी बिजली आ रही है, तो उस तरह आप हीटर का इस्तेमाल तो ना करें, लेकिन जो आपके पास कपड़े हैं उनको यूटिलाइज़ करें ताकि इस सर्द मौसम से बचा जा सके। वबा है या ये रूटीन की बीमारी है, लेकिन लोग मुतासर हो रहे हैं। सर्दी जो है रूटीन से हटकर, माज़ी में मुझे याद है हमारे बचपन में ये बड़ी सर्दी आई थी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे रूटीन से हटकर है। मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो स्टोर में वो कह रहे हैं बर्फ़बारी नहीं हुई, आज़ाद कश्मीर में उस तरह बर्फ़बारी नहीं हुई। तो अजीब सा वेदर है। हमारे इलाके में सर्दी जो है वो इंतहाई शदीद है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती थी वहाँ पे उस तरह बर्फ़बारी नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है। हमें इससे महफूज रहने के लिए आप अपनी मैक्सिमम चीज़ें यूटिलाइज़ करें। अब आप महफूज रहने की तरफ आ ही गए हैं तो मेरे सामने खबर है जी, मार्केट में अंडे 460 रुपये दर्जन, मतलब खुदा का खौफ खाएं कोई। अब हमने तो अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं सर्दियों में, चिकन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए। चलिए आपकी कोशिश होती है। आपके जितने एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आप अंडा स्पेशली अपने बच्चों को दे, सर्दी की शिद्दत से महफूज रखता है। चिकन का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें। साई साहब आप नहीं, इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? पिछले 10-12 साल से आप यहाँ पे मीडिया में काम कर रहे हैं। कीमत ये नहीं थी। नहीं है ना, एक चीज़ देखें ना, कीमत यही तो बाकी चीज़ों की भी तो नहीं, यही बात करने लगा। ओवरऑल नहीं, हैरानगी कौन सी? आपको पता है जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी किल्लत पैदा की जाती है, किल्लत पैदा करने के बाद कीमतें बढ़ाई जाती हैं। 460 रुपए के बाद आप रमज़ान आना है, आप मुझे ये बताएं जिस घर में 5, 6, 7 लोग हैं, अनाब रमज़ान आना है, फिर आपने देखना है कि हम इस्लामी भाइयों ने सारे मिन हैसल कौम हर चीज़ के रेट्स किस तरह ऊपर चले जाने हैं। फिर ईद से 2-3 दिन पहले चीज़ों की शॉर्टेज की जानी है, और वो चीज़ जो आपको 100 रुपये किलो मिल रही थी वो आपको 500 रुपये किलो बाजार से मिलनी है। इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं। सर्दी आई है, अंडों की ज़रूरत है, चिकन की ज़रूरत है, का इस्तेमाल होता है, गोश्त की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली जो है रेट बढ़ेंगे। आपको अंडे का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको पता है जब वो डेंगी होता है अपनी पीक पे, तो आपको एक टेबलेट उसके मुतलका जो है वो 100 रुपये में मिलती है, 20 रुपये में मिलती है। रूटीन में वो 10 रुपये का पता है। तो ये तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है हमारा सोसाइटी ऐसी है। भाई साहब बड़े आसानी से कह रहे हैं, परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने खरीदना है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे जरूरत है। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, बजट किसका मुतासिर होता है? बजट जो तनख्वाहदार तबका है उसका ज़रूर मुतासिर होता है, लेकिन कितना कम ज़्यादा होता है ये एक अलग चैप्टर है, हम इस पे डिबेट फिर सही किसी दिन। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन मुतासिर होता है? जो रोज़ाना मजदूरी कमा कर आ रहा है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से भी इजाफा करेंगे तो जिसने 1200 रुपये दिहाड़ी ली है, जिसने उसमें से दूध भी लेना है, ये तो उनके रोटी भी लेनी है, सब्जी भी लेनी है और बाकी चीजों को देखना है, उसका मामला खराब होते हैं। बिजली के बिल भी आप देखें 1 महीने के अंदर अंदर ये अंडे कम से कम, जिस तरह आप कह रही हैं कि 460 रुपए पे चले गए, 100 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 100 रुपए पर दर्जन के हिसाब से ये आपकी कीमतें बढ़ी हैं। तो मुझे बताएं, तो फिर वो माफिया साई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। हम लोगों ने कमाना है और उनको पता है कि 10-12 दिन 15 दिन की सर्दी है, इसमें अंडे की फ़रोख्त होनी है, जिस तरह मर्जी हो लोगों ने खरीदना है। आप चिकन की बात करें 600 रुपये किलो है, वो भी नहीं 600 से ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया। अब मुझे बताएं कि आप सूप का जिक्र कर रही थी, उसमें तो अंडा ही इस्तेमाल होना है, चिकन ही है, उसके बाद शिमला मिर्च है या वो आपकी गाजर है जो इस्तेमाल होनी है, उसके बाद ख़त्म हो गया ना, बाकी तो मिसाला ज़्यादा है। तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ें, और ये क्यों बढ़ाई जाती है? माफिया को पता है और लोग जो इसका कारोबार करते हैं उनको पता है कि इस वक्त डिमांड किस चीज़ की बढ़ रही है। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी पहले शॉर्टेज, फिर कीमत बढ़ाई और फिर उसको मार्केट में फेंक दिया। आपको बड़े बड़े स्टोर्स पे नजर आते होंगे डीसी काउंटर्स, लेकिन वहां से कोई चीज उठाना कोई नहीं पसंद करता। इस माफिया को कंट्रोल करने वाले भी तो कोई है ना। आपकी मौजूदा गवर्नमेंट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, मुझे बता दें आपके जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स है, किसी ने कंट्रोल किया, अल्लाह ताला ही करता है, अल्लाह ताला की कुदरत करती है। अगर मौसम तब्दील होता है, डेंगू चला जाता है, तो फिर मेडिसिन बाजार में मिलना शुरू। देखिए हमारे पास इतना अगर कोविड कंट्रोल होता है तो फिर मास्क मिलना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक इस पे भी थोड़ी कर लेता हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले हुआ था, सीएम साहब पे भी क्वेश्चन हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि कानून के मुताबिक FIR देते हैं हम, मुकदमात दर्ज होते हैं, जुर्माने आयद किए जाते हैं, उनको सज़ाएं दी जाती हैं, उसके बावजूद
अगर वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे तो फिर देखे ना, फिर तो वो एक आदि मुजरिम बन चुके हैं, उन्होंने ये करना ही करना है। हुकूमत तो क्या करेगी, आप FIR दे देगी, आपको जेल भिजवा देगी, आपको हैवी फाइन कर देगी, उसके बाद क्या होगा? अगर हम लोग तो 5,000 रुपया चलान देते रहे ना, फिर है ना, फिर आपने ही बात करनी है जी, वन वे की वायलेशन पे पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए, लाइसेंस के आपके पास नहीं तो इसका पर्चा नहीं है। मैं तो हमेशा देखिए दो चीजें होती हैं, आप किसी रेडी बान को या छोटी दुकान या जो भी दुकान सब्जी की है या फल की है, आप उसको छेड़ेंगे तो हम और आप बैठ के ये बात कर रहे होंगे कि गरीब है यार, वो कमा रहा है, वो रात को जाके क्या करेगा। हम इस पहलू पे जरूर बात करेंगे, करनी भी चाहिए, लेकिन हम उसका दूसरा पहलू नहीं देखते कि जहाँ पे रोजाना 200-300 ग्राहक आएगा उस दुकान पे, उसके साथ क्या लूट मार की गई है, उसको किस तरह लूटा गया है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम उसकी गुर्बत को जरूर देखेंगे, हम उसका पहलू जो है उसको उठा लेंगे। इसलिए दोनों पहलू को जब हम लेकर चलेंगे तो वो जो 200 बंदे को गिरां फरोशी के जरिए जिससे कमाया गया और जो मुनाफा उसको कमाना चाहिए था, उससे जायद कीमत वसूल की गई, डिबेट हमें उस पे करनी चाहिए, उस पे हम लोग नहीं जाते। मुझे एक मंतक समझा दें, मेरा वैसे मैं कम ही ग्रोसरी वगैरह करने जाती हूँ, नाश्ता खरीदने कुछ दिन पहले गए तो अंडों की भी मुख्तलिफ पैकिंग करके कीमतें अलग-अलग है। वो ज़ाहिर है कोई वाइट से डिब्बे में पैक होते हैं, उसके कुछ 5-10 रुपए ज्यादा है। मतलब मंतक क्या, मतलब अंडे तो अंडे ही हैं, उनकी कीमतें मुख्तलिफ पैकिंग्स में मुख्तलिफ क्यों हैं? वो कीमती मुर्गियों के अंडे वो आपको बड़े स्टोर्स पे नजर आएंगे, आप देखें ना। एग्जैक्टली, मैं तो परेशान हो गई कि एक आपकी पॉलिथिन उस पे पूरा लिखा होगा कि प्रोटीन्स कितने हैं, उसमें कौन सी जो है चीज, उसकी क्या असर है। वो उसको हम देसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उसका कलर जो है और उसका, अच्छा फिर ब्रायलर की भी पैकिंग है, अगर वो पैकिंग, हाँ अगर उसकी पैकिंग में लेंगे उसकी भी 100-150 रुपए जो दर्जन के हिसाब से कीमत ज्यादा है। तो अच्छी कंपनी जो अंडे दे रही है तो फर्क होगा ये कोई फर्क नहीं है, ऑनेस्टली लोगों को पागल देखे जो बड़े स्टोर पे आ रहा है आज के हालात के मुताबिक बड़े स्टोर पे जो जा रहा है, मैं आपको बता, सुने ना बात सुने, मैं आपको बताता हूँ फर्क है। आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको शादमान में दिखाऊँ क्या है। नहीं शादमान में नहीं, मुर्गियाँ बताएं, मुर्गियाँ वो पता नहीं कौन सी होगी, मतलब वाकई ऐसे है, कीमत में फर्क है। डिफरेंट। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त लोग जो वो खरीदते थे हो गए, क्योंकि जो DC के काउंटर पे अंडे पड़े हैं वो भी आप महंगे तरीन ही हो गए हैं। अब क्या हुआ है, स्टोर्स में आप जाएं तो उन लोगों ने वो भी जो आम 460 रुपए या 400 रुपए के हिसाब से दर्जे, मार्केट में वैसे ये ज्यादा फरोख्त है, वैसे 400 का रेट था, ये भी उन्होंने पैकिंग करके रखे हुए हैं। पहले तो ये था ना कि वो खूबसूरत पैकिंग में आपको नजर आते थे, अब ये भी आपको पैक हुए नजर आते हैं क्योंकि लोगों की खरीदारी। अच्छा चलो ये बात कर लेते हैं, चीनी कुछ बारीक होती है, कुछ मोटी होती है, चलो उसके रेट ज्यादा हैं। चावल तो क्वालिटी नजर आ रही है, डिफरेंस होता है। चावल की बात कर लेते हैं, चावल की बात कर लेते हैं। चावल की मुख्तलिफ इकसाम है, कुछ मोटे पकते हैं, कुछ बड़े अच्छे पकते हैं, कुछ फलां 5-6 किस्में का फर्क होगा, अंडे के साइज का फर्क होगा। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ ड्रामेबाजी। देखिए मेरे से पूछ रहे हैं ना, मेरा कौन सा कारोबार है। नहीं ये ड्रामेबाजी है, लोगों को पागल बनाने का तरीका, लोग बन रहे हैं। मैंने खरीदे हैं और शुरू में खरीदे, और उसके बाद जब DC काउंटर्स लगे और फिर हम लोग इस पे आ गए वापस, ये आम जो अंडे हैं इस पे। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक नोट किया है कि वहाँ पे 3 से 4 किस्म की पैकिंग है, वो पड़े हैं, ये मुर्गियों के नहीं होते, और उनके 100-150 या 200 के हिसाब से ये हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाके देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, अगर कोई डिफरेंस है तो भाई हमें भी समझा दें। उन्होंने थोड़ी देखना, उन्होंने एंटर होना, सामने उनका काउंटर है, बस खत्म, उस पे लिखा हुआ है कि DC काउंटर लगा, आप देखें DC काउंटर से चीजें कई माह खत्म ही नहीं होती। तो बाकी जो बहुत बड़े स्टोर होते हैं जो पूरे कनालों पे मुहित होते हैं, साई साहब क्या कह सकते हैं। जहां तक रह गई सर्दी की शिद्दत की बात, तो उससे महफूज रहने के लिए प्लीज आप लोग जितनी केयर कर सकते हैं करें। महंगाई कंट्रोल पता नहीं कब होगी, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा भी या नहीं, समझ से बाहर है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ आएंगे। आज की लीड स्टोरी है, कल CM साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा और ये पैगाम भी था कि जी अगर तरक्की करनी है तो अब डिजिटल होना होगा, इनकलाब की ज़रूरत है, डिजिटल इनकलाब का हिस्सा ना बने तो पीछे रह जाएंगे। और वाकई ऐसा है भी। अरफा करीम जैसे बच्चे असासा हैं, हर शोबे में डिजिटलाइजेशन को आम करना है, वज़ीर आला का ऐसा कहना था। 44 प्रेस क्लब्स को 9 करोड़ 45 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए गए, और साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर का टीचर बूट सॉफ्टवेयर है जी, जिसका इफ्तिताह भी किया गया है। बहुत वाकई एक्चुअली ज़रूरत है। हमारे सामने तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें हैं, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं,
वो समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आज हमने इस दौड़ में शामिल ना हुए तो बहुत पीछे रह जाएंगे शायद सिप्रा साहब। देखिए, पेपरलेस पे जब आएंगे तो फिर मामलात बेहतर होंगे। पेपर का खात्मा होगा तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप कल देखें और 2 दिन पहले की गुफ्तगू सीएम साहब की देखें तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा। मुझे तो आज से 5-6 साल पहले पुरानी बात उनकी याद आती है, जब उनकी कल गुफ्तगू मैंने सुनी। उन्होंने तब कहा था कि आने वाला जो कल है ये डिजिटल मीडिया का है, इसलिए आप अपने आप को उस तरफ कन्वर्ट करें। ये स्क्रीन अखबार था, अखबार आज देखें कहाँ स्टैंड कर रहा है। टीवी आया, टीवी के बाद अब डिजिटल मीडिया आया, हर किसी के मोबाइल में है। इसी ने अब स्क्रीन को ख़त्म करना आहिस्ता आहिस्ता, आज और कल अल्टीमेटली टीवी ने ख़त्म हो जाना है। इसलिए जो कल एक तकरीब में वो गए हैं अरफा करीम के, सबसे पहले तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी उनका किरदार था वो आज भी उनको खराज तहसीन कल सीएम साहब ने भी पेश किया, बाकी लोग भी पेश करते हैं। उसमें आपने जिक्र किया प्रेस क्लब की ग्रांट जो है, अब जब उन्होंने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है तो उसमें भी उन्होंने साफ़ियों को यही रिक्वेस्ट की है कि ये ग्रांट इसका इस्तेमाल आप डिजिटल मीडिया पे करें। आप प्रेस क्लब्स में स्टूडियोज़ बनाएं, आप इस तरह की चीज़ें लाएं ताकि जो साफ़ी हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी तरबियत हो कि वो मौजूदा दौर के साथ चलें और मौजूदा जो मीडिया चीज़ें मीडिया पे आ रही हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में हमने आना तो है इस पर, बहुत सारे डिपार्टमेंट इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते इस तरह का काम करने के लिए। हम कहते हैं कि आज भी हमारा बिल जो है वो हाथ से बनना चाहिए, आज भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेन पेंसिल के साथ होनी चाहिए। उससे हम लोग जिस दिन निकलेंगे, तो आपने जिक्र किया कि तरक्की याफ्ता ममालिक, चले हम तरक्की पजीर ममालिक इसी, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करके किसी दौड़ में शामिल तो हो सकते हैं। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल देखें, आप मोबाइल इस्तेमाल कर दें ना, सोशल जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं इस्तेमाल करते हैं सारा दिन। शाहिद सिप्रा साहब, मैं बहुत सारे अनपढ़ लोगों को देखती हूँ कि मोबाइल फ़ोन का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे टिकटॉक पॉजिटिव इस्तेमाल करके अगर वो उस तरह से इस्तेमाल करें हल्ले गुल्ले में और इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव इस्तेमाल करके वो पैसे तो कमा सकते हैं ना, बस स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। नहीं ना, एक चीज़ है ना, देखें जिस तरह सीएम साहब का विजन है, इसमें एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि पेपरलेस चीज़ें हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल जो मेथड्स हैं, जो डिजिटल मीडिया, इसको यूटिलाइज़ करें, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, आपकी जो गलतियां हैं वो कम हो जाती हैं। इंसान जो है वो तो गलती कर सकता है, लेकिन जो गैजेट्स हैं वो उस तरह गलतियां नहीं करेंगे। फिर आपको जिस तरह वो कह रहे थे कि मुख्तलिफ इजलास करवाने पड़ते हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, जिस तरह मैं पहले IGFS की RPO वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस या उसको कवर करते थे तो पूरे पंजाब से अफसरान आते थे। अब 2 मिनट लगते हैं, IG साहब हुक्म देते हैं तो एक वो वहाँ पे स्क्रीन लगती है, सारे RPOs DPOs उस पर आ जाते हैं, किसी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका पेट्रोल बचता है, आपका जो अफसर है वो अपने ज़िले में मौजूद रहता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल जो नई टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करने से बच सकती हैं और बच रही हैं। साहिद साहब, मैं उस तबके की भी बात कर रही हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब हम उन्हें भी डिफरेंट स्किल सिखाकर घर में बैठे हुए बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाना बता सकते हैं। आप इन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल आप देखें, अब मैं सिप्रा साहब हम सारा दिन मेहनत करते हैं, यहाँ पे ख़बरें इकट्ठी करते हैं, हमारा चैनल चलाता है, फिर हमें सैलरीज मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, जो अपनी स्किल्स को दिखा के उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोई टिकटॉक से, कोई किसी सोशल मीडिया ऐप से। तो अगर आप उसको पॉजिटिव यूज़ करें और लोगों को अवेयरनेस दें, किसी भी टॉपिक पे दें, लोग जो हैं हमारे बिल्कुल पढ़ी लिखी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप इंटरटेनमेंट के लिए भी देख रहे होते हैं। तो आप इसको अगर बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें तो आपको इससे अर्निंग भी अच्छी आ रही है। अल्फा करीम जैसे बच्चे बहुत बड़ी मिसाल है, आप अपने बच्चों को सब कुछ सिखा सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की होती है कि उनकी सलाहियतों को आपने पॉलिश करना है। हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ स्पेशल रखा है, ये तो खैर एक्स्ट्रा ही स्पेशल बच्चा था ना, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बच्चे के अंदर, अब आपने उस सलाहियतों को, आप लोगों ने, पेरेंट्स का जिम्मेदारी होती है, टीचर्स को समटाइम उन चीज़ों का पता होता है, आपने बच्चे की सलाहियतों को निखारना है। और अगर आज हमारे स्कूल्स में हमने इन चीज़ों को फॉलो ना किया,
आज भी हम वही किताब वाले दौर में रहे तो शायद सिप्रा साहब बहुत पीछे रह जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत देखें, आज हम मोबाइल तो दे देते, आप भी अपने घर में देते, एक अगर बच्चा है उसको रो रहा है तो आपने उसको चुप कराना, दूसरे को आपने मोबाइल ही देना है। ये घर घर की प्रैक्टिस, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा, आप उसको कोई और चीज़ लेकर देंगे और मोबाइल का ही होगा वो। इसलिए मेरे ख्याल में आज अगर बच्चों को हम मोबाइल दे रहे हैं तो उनको उस तरह कन्वर्ट करें ताकि वो इस तरह की चीज़ देखें जहाँ से वो। मैं अगर आपको अपने बड़े बेटे की मिसाल दूं तो उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वो उसको और चीज़ें हैं। जो छोटा है उसका मैं बताता हूँ आपको, वो आपकी पुरानी जो चीज़ें हैं इनसे वो चीज़ें बनाता है। मैं कल घर गया तो रात उसने ATM मशीन बनाई हुई थी। अरे ग्रेट। मैंने कहा बेटा ये क्या बनाई? ये ATM मशीन मैंने बनाई है। तो बाबा मुझे बताएं कि आपका पासवर्ड क्या है, मैंने आपको पैसे निकाल के देने। मैं कहता माँ भेजा है, पासवर्ड पूछा। कहता नहीं बाबा मैंने खुद ये बनाई है। तो ये तो मैंने कहा आप इसमें से पैसे नहीं निकलेंगे, इसमें से US डॉलर्स निकलेंगे। ग्रेट। मैं कहा अब देखें, उसने ये कहीं वीडियो देखी होगी, अगर वो US डॉलर्स की बात कर रहा है तो उसने कहीं देखी होगी या मेरे साथ कभी गया होगा ATM इस्तेमाल करके उसने देखा होगा। लेकिन उसने एट द एंड मेरे पे क्वेश्चन किया, उसने कहा मुझे ये बताएं कि पैसे निकलते कहाँ से। फिर मैंने उनको बताया, पूरा प्रोसेस बताया कि इस तरह आते हैं लोग, इसमें रखते हैं तो वो फिर पैसे निकलते हैं। बात करने का मकसद ये है कि बच्चे का ज़हन जिस तरफ जा रहा है अगर आप उसको उसी तरफ लेकर जाएंगे जब निकाल तो उसी तरह। तो इसलिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हम मोबाइल्स उनके हाथ में हैं, हम उनसे नहीं निकल सकते। मैंने बड़ी कोशिश की है, आप लोग भी करेंगे जब थोड़ा बड़ा होंगे, लेकिन नहीं निकल पाते हम लोग, क्योंकि अभी वो लेटे होते हैं, अभी चलने के काबिल नहीं होते। तो आपने उनको मोबाइल दिए, जनरेशन सारी है ही मोबाइल की है, इसलिए उनको उसी चीज़ में उस तरफ लेकर जाएं ताकि फ़ायदा हो। तो स्कूल्स में भी यही होता है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको पता होता है कि बच्चा क्या है, वो क्या चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, किस तरह उसकी तवज्जो। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी होती है, वैसे भी मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मदद से जहां आपके बाकी इदारे होंगे वहां अच्छा एक और भी मुतासरीन में साई साहब भी शामिल होंगे। जब कोरोना आया सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग उसी वक्त हुई, अभी भी है, आज तक वही हो रहा है। इसलिए मैं मुतासरीन कह रहा हूँ, उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग हुई। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने पेजेस बनाए, आपके बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उन्होंने भी पेजेस बनाए, लेकिन प्राइवेट लोगों ने भी बनाए, आम लोगों ने भी बनाए। आज तक वो फरोख्त हो रहे हैं, पेजेस बन गए। लोग उसका क्या वजह है कि आपके पास टाइम नहीं है, जो घर जाने वाले उनके पास टाइम नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम मार्केट गए, हमने नहीं लेकर कोई चीज़ देनी, तो भाई ऑर्डर करें, सुबह बताना ही है ना कि आज एक पार्सल आना है इतने का, यही है ना। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं आपके, अब जो आपने खुद जाकर बजाय कि आपको इंतजार करें जाकर करना है, तो ये सारी चीजें इसी तो चीज पे कन्वर्ट हो रही है कि आने वाले टाइम में इससे आसानियां ही हैं। सो कोशिश कीजिए कि इस दौड़ में आगे निकले, इस दौड़ में एटलीस्ट शामिल जरूर हो जाएं ताकि आप पीछे ना रह जाएं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब कुछ बात कर लेते हैं जी मैदान अमल की, जहां पर दौड़ है और सभी इस दौड़ में शामिल हैं और मेरे ख्याल से जोर में भी शामिल हैं जी। शायद सिप्रा साहब, नून लीग की कुछ बात कर लेते हैं। सरगर्मियां टिकट जारी करने के बाद कुछ एक्टिव नजर आना शुरू हो गए हैं लोग। अब थोड़े से बैनर्स और फ्लेक्सीज नजर आती हैं शहर में, और ये इसी वीकेंड पे ज्यादा हुआ है। पहले भी आ रही थी, इलेक्शन नहीं लड़ना था वो पहले लगा दी। तो अब उसका एक माहौल भी बनेगा। देखें भाई पहला जलसा भी है मरियम नवाज का, मेरे ख्याल वो तो उस साइड पे शुरू हो गई ना कैंपेन। अब इंतखाबी, अब देखें रह कितने दिन गए हैं। अगर अब भी नहीं शुरू होना और 20-22 दिन, तो मुकाबला बहुत सख्त है। वक्त कम नहीं, पहले नहीं था सर, वो वक्त कम होता जा रहा है ना, इस वजह से कह रही हूं। नहीं अब सख्त कहाँ मुकाबला है, सख्त है। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका कंपटीशन है। आज़ाद उम्मीदवार को जो निशानात दिए गए हैं वो आपने खुद ही देखे हैं कि वो किस तरह होगा और किस तरह उसको वो करेंगे। अब ये और टाइम भी थोड़ा है, ऐसे में किसी को आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में ऐसे भी हैं कैंडिडेट्स जिनको आपने, किसी को भेड़ का निशान मिला हुआ है, किसी को चारपाई का निशान, तो किसी को चूजा, थे सिप्रा साहब इसमें क्या नहीं, मैं ये तनकीद थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी को चूजा मिला है, किसी को चिमटा मिला हुआ है, किसी को बतख, जूता भी मिला है। आप मुझे बताएं कि वो जब इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और खिताब करेंगे
तो वो क्या बताएंगे, बतख पे निशान लगाएं, नहीं तो यही कहेंगे, इसको भी चूहे पे निशान लगाएं। ये अच्छा जूता ज्यादा ही वो अजीब है। चिमटा देखें, चिमटा भी है, क्या बात है, इलेक्शन कमीशन ने पहले वो फहरिस्त जारी किया, उसमें आपको इशू कर दिया, तो उसमें अब ये आ गया निशान आपके पास। अब इसके बाद तो कंपेन जो है वो जोरों पे जानी चाहिए, इंतखाबी मुहिम। अब आपके आज़ाद उम्मीदवार भी करेंगे, जिनको आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट भी करेगी, उनका वोटर सपोर्टर उधर जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा माहौल बन जाना चाहिए। अभी तक देखें वो उस तरह की गहमा गहमी नहीं है, कोई सर्दी नहीं है। अभी आपने जून जुलाई में जाके जलसे करते हैं, शदीद गर्मियों में जाके, मानसून में आप पानी जमा होते थे। नहीं ठहरे आप, इस तरह नहीं, 8 फरवरी को जब इलेक्शन होना सर्दी नहीं होनी, लोगों ने बाहर नहीं निकला, फिर आप वोटर्स को क्यों बाई लाइनों में लगा रहे हैं? ये क्या बात हुई? आप निकले थोड़ा जेबा तो खर्चा लान ना, इस तरह थोड़ी इलेक्शन लड़े जाना। देखें मौसम बहुत सर्द है, सियासत अब गर्म होना शुरू हो गई है, चूंकि वो इलेक्शन जो है वो करीब आता जा रहा है। अब वो जो ड्राइंग रूम में चलते हैं ना, सूप, चाय, दूध, जलेबी, अब ये आप देखें जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके इलाकों में, सिपरा साहब के भी दोस्त हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, वो जो पकवान सेंटर वाले हैं वो सारे बुक हो चुके हैं, लिटरली बुक हो चुके हैं। अब आज से शुरू हो जाए, कल से शुरू हो जाए, इलेक्शन हॉल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कंपेन शुरू हो गई है, दफातर खुलना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पे अब जो लोग बैठेंगे, वो ज़माना गुजर गया जब आप सिर्फ विजिट करते थे तो लोग गुजारा कर लेते थे। अब जो है बच्चों की डिमांड है, भाई चाय लेके आएँ, सूप पिलाएं, खाना खिलाएं, बिरयानी वाला दौर चला गया। अब वो ये सारी चीज़ें मेहनत करना पड़ेगी, मॉडर्न होती जा रही हैं। तो ये कंपेन जो है इसमें बड़े पैसे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये तो लाइटर मूड में बातें हो रही थी। अब सियासी पार्टियां जो हैं वो अमली तौर पे मैदान में उतर रही हैं। आप देखें बिलावल भुट्टो हमें जलसे करते हुए नजर आ रहे हैं। अली परवेज साहब की कल मुलाकात हुई है। हाँ जी, अली परवेज साहब की मुलाकात हुई है। उसके बाद मरियम नवाज आज उकाड़ा में जलसा करने जा रही हैं। इसी तरह जमात इस्लामी की भी कल मैं देख रहा था कि जलसे शुरू हो गए हैं। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनके पास अब वक्त रह गया थोड़ा, क्योंकि निशानात भी अलाट हो गए, पार्टी भी आपकी क्लियर हो गई कि आपने किस पार्टी से लड़ना है। फिर वो जो सीट एडजस्टमेंट वाला पिछले 1 महीने से मुलाकातें चल रही थी, वो भी चीज़ें फाइनल हो गई। तो अब आपको वो जो अमली तौर पे काम करना है, लोगों के पास जाना है, वोटर अपना आपने 8 फरवरी को निकालना है। उसके लिए जो आपकी कंपेन है वो अब जो है ये इन दिनों में आपके ये बड़ी मैनी खेज़ है कि जितना भी आप मैक्सिमम लोगों को मिलेंगे, कन्विंस कर सकेंगे। आपके बहुत सारे वोटर्स नाराज़ होते हैं जो पार्टी गवर्नमेंट में रही होती है, आप कई लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको मनाना है। वो धड़े जो मजबूत हैं फिर उनके पास जाना है, उनको साथ लेके चलना है। तो ये जो आने वाले दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको हर गली में वो जो सियासतदानों की गाड़ियाँ नज़र आएंगी, वो बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा, ये जो आपके सगे भाई से भी ज्यादा आपका हर गम, हर वलीमे पे नजर आएंगे, हर फौतकी पे नजर आएंगे, हर कुरान खानी पे नजर आएंगे, हर बीमार की तीमारदारी करते नजर आएंगे। उनका अब सीजन है। और फिर ये होगा कि जब इलेक्शन के बाद फिर वही लोग वही गाड़ियां देखने को हम तरसेंगे, वो हमें नजर नहीं आएंगे। अच्छा, मैं सीरियस नोट पे मुझे लगता है अब लोगों के लिए ना बहुत ये सिलेक्शन मुश्किल हो गई है कि उन्होंने वोट कास्ट किसको करना है। शायद सिप्रा साहब में एक्चुअली लोगों में फैमिली गैदरिंग्स में लोगों की ये बहस सुन। सॉरी, मैं सिप्रा साहब की बात से पहले आपको एक बात बताऊं। अब लोग अपनी डिमांड सबसे पहले रखते हैं। पहले एक वजहदारी होती थी, पहले आप ये नहीं कहते थे कि आप हमारा ये करवाएंगे तो वोट देंगे। वो कहते थे नहीं, हम इस पार्टी के साथ हैं, हम नून लीग के साथ हैं, हम पीपल पार्टी के साथ हैं, हम फलां के साथ हैं, फलां के साथ हैं, हम उसको वोट देंगे। नहीं, अब लोगों की डिमांड है भाई। अब वो कहते हैं कि ये मेरी गली खराब है, ये मेरे बेटे ने पढ़ लिया है, ये मेरे बेटे का तबादला है, ये काम करवाएंगे तो हम आपको वोट देंगे। पहले होता था, सिप्रा साहब को भी पता है, हम देहाती लोग हैं, एक बुजुर्ग ने कह दिया, खानदान के बड़े ने उसी के पीछे सारे खड़े हैं। अब हर बंदे का अपना अपना वोट है। वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, डिजिटल एक फैमिली में लोग डिफरेंट राय रख रहे हैं, डिफरेंट राय, बल्कि हर घर में डिफरेंट राय है। हो सकता है कि आपके घर में भी हो, हमारे घर में भी हो, मेरे घर में तो है ना, है, हमारे घर में भी है, हर किसी की डिफरेंट। कुछ लोग हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो नून लीग के साथ भी हैं। तो कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, वो भी आज भी वो कहते हैं कि वो भुट्टो जिंदा है। तो लेकिन वो साई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है वो किसी और तरफ ही है। ऐसे ही उसकी क्या वजह, जो छोटे हैं वो सारे उसी तरफ ही हैं। ज़हन साजी उस तरह की गई है ना, तो बाकी लोगों को चोर चोर कहा गया है। और आपने अब मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, जिस तरह ये साई साहब जिक्र कर रहे हैं, इसकी मिसाल मैंने देखी जब सर्वे पे हम लोग थे। मैंने वो आपको मिसाल सुनाई थी कि वो खतून क्या कह रही थी कि मुझे दरवाज़ा जो है वो स्कूल वाली साइड पे खुलवा के दें। तो मैंने उसे यही कहा था कि अब जो इलेक्शन आ गया, वोट
देने के लिए। अगर आप कहेंगे कि यहाँ दरवाज़ा लगवा दें तो वो बजरी रेत भी लेकर आएगा कैंडिडेट और लगवा के देगा। ऐसे ही है, ये सूरत हाल आ गई है। लोगों देखें उस इलेक्शन के दिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वोटर को निकालना। और जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें वोटर को निकालना मुश्किल तरीन काम होगा, बहुत मुश्किल होगा। आप एक तो सर्दी का आंसर आप उसको छोड़ दें, सर्दी हो ना हो वो नहीं है, जिस दिन इलेक्शन होता है लोग निकलते हैं, लेकिन बुजुर्गों को लेकर किसने आना है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं, अगर मुझे बताएं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो वोट किसी और जमात को देना चाहते हैं और जिसने लेकर जाना है उसने किसी और को देना है, तो वो तो लेफ्ट राइट ही हो जाएगा ना, वो लेके नहीं जाएगा। ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद कैंडिडेट जो है वो किस तरह आपके चिंची रिक्शे, हाई एसीज, ये चीजें बुक की जाती हैं, खूबसूरत गाड़ियां आती हैं, वो बड़ा प्रोटोकॉल के साथ लेके जाते हैं। तो वो सही साहब ठीक कह रहे हैं कि आप नजर आएंगी, उसके बाद नहीं नजर आएंगी। ऐसे ही है, ये तो रिवायत और हमेशा होता रहा है। लेकिन प्लीज वो लोग जो ये कहते हैं ना कि वोट डालना ही नहीं, वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जितना मर्जी सोचना है सोच ले। बाकी जहाँ तक रह गई जमातों की बात, जितनी जमातें बड़ी वो अच्छी खासी अब तैयारियों में नजर आ रही हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अभी हमने बात की थी कि पेपरलेस की बात हो रही थी, ऑनलाइन की तरफ जाने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन में भी इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि फिर लोग बेचारे कहाँ पर जाएं। लेस्को का मटीरियल इजरा का ऑनलाइन सिस्टम ताखीर का शिकार है। सिस्टम में फ़नी खराबियाँ अफसरान और मुलाजमीन के लिए वबाले जान बन गई हैं। अगर ऐसे सिस्टम होगा तो फिर उससे बेहतर शायद सिप्रा साहब हम पेपर पे काम ना कर लें। देखिए, हमने सिस्टम को तनकीद का निशाना नहीं बनाना, सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर उस पर प्रॉपर अमल दरामद शुरू हो जाए तो सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपकी जो मटेरियल में खुर्द बुर्द है कि आप यहाँ पे आपके 7 करोड़ का लाहौर के स्टोर से मटेरियल चोरी हुआ, उसके बाद फूल नगर में आपके स्टोर से करोड़ों का 1.5 करोड़ का सामान चोरी हुआ। उसके बावजूद अगर आप ऑनलाइन सिस्टम को जो आपके मुलाजमीन हैं वो नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि इसको कामयाब बनाया जाए। देखें, ऑनलाइन करने का क्या मकसद था कि सब डिवीजन से एक मटेरियल, सपोज कोई कनेक्शन है उसको मीटर या कोई भी और मटेरियल चाहिए, सब डिवीजन ने इनिशिएट करना है, डिवीजन ने उसको फॉरवर्ड करना है, उसके बाद सर्कल ऑफिस से चीफ इंजीनियर MM के पास जाना है, वहाँ से अप्रूवल होकर एज इट इज़ आ जाना है। 1 क्लिक पे ये काम है, 10 से 15 मिनट में किसी सामान की अप्रूवल हो जानी है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा हो रहा है कि आपके पास 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत है किसी कनेक्शन की, आप सिस्टम पे गए हैं, आपने डिमांड क्रिएट की है, डिमांड क्रिएट करके अगर उसमें एक चीज़ भी मिस है तो आपकी पूरी एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि लेस्को के स्टोर्स में आप स्टॉक उस तरह नहीं है, पहले स्टॉक को यकीनी बनाना है। आपका मीटर्स की फरावानी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास जो बॉक्सेस हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, पोल्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर है, क्रॉस है, ये जो आम जो सारिफ है जिसके कनेक्शन में ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है। अगर ये स्टॉक में नहीं, आपने DN दिया हुआ ना, मैंने डिमांड नोटिस दिया किसी कनेक्शन का और उसका सामान लेना है। नहीं सिप्रा साहब, एक चीज़ बताएं, जब हम मीटर के पैसे जमा करवा देते हैं उसके बाद हमने कोई पैसे तो नहीं देने वो डिमांड नहीं, मैं बड़े कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, सही साहब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, किसी भी कनेक्शन की बात नहीं, उसके बाद नहीं पैसे देने ना, तो जो लेते हैं वो रिश्वत लेते हैं। मैं एक्साइज की भी आपसे बात, इसलिए जो देने वाले को पहले कहा गया है जन्नों में होगा, लेने वाले को बाद में कहा गया है। इसलिए पहले देने वालों को हमें पकड़ना चाहिए, लेने वाले बाद में आ जाते हैं, लेने वालों को फैसिलिटेट करना बेचारों को। लेकिन ये देखें कि ये अगर इसी तरह से सिस्टम में ताखीर होती रही और ये खराबियां होती रही तो फिर इसका फायदा तो ऐसा इसका फायदा जो डिजिटल सिस्टम है ना, इसमें जहाँ पे आके आपके ह्यूमन इन्वॉल्व होता है वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि इसको फेल करे, क्योंकि जब उसकी इन्वॉल्वमेंट कम हो रही है तो वो बिल्कुल बेबस होता जा रहा है। लेकिन जहाँ पे अगर उसको थोड़ा बहुत मौका मिलता है, अभी 2-4 दिन पहले DG एक्साइज के पास में बैठा था, वो कह रहे थे कि हमने ये चीज़ें जो हैं अपनी अटेंडेंस भी ऑनलाइन की है, तो उसने कहा बड़ा ज़बरदस्त ये सिस्टम है कि अब सुबह भी और शाम को भी पूरी अटेंडेंस में देखता हूँ पूरे पंजाब की। उसने कहा लेकिन 2-3 जगह से शिकायत आई है कि उन्होंने अल्फी डाल दी। अंदाजा करें और कहते हैं इन लोगों का क्या करें। फिर मैंने देखा कि उन्होंने उस पर ना बाकायदा एक बॉक्स बनाया हुआ है, वो भी ऊपर लगवाया। मैंने कहा सर जिसने अल्फी डालनी है वो थंब इंप्रेशन दे रहा है या ही इंप्रेशन दे रहा है तो फिर भी अल्फी डाल लेगा। लेकिन देखें वो मैक्सिमम अगर एफर्ट की जा रही है कि किसी जगह से ये मैनुअल चीज़ें ख़त्म करके ऑनलाइन या सिस्टम आ जाए, तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। आप घर बैठ के गाड़ी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पहले आपको एक्साइज के दफ्तर जाना पड़ता था। फिर वही बात जो आप कह रही हैं कि मैं एक्साइज के बारे में पूछूंगी,
इसमें एक फेज़ आता है कि आप गाड़ी घर बैठ के रजिस्टर कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सारा प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप कहते हैं मेरे घर में कार्ड क्यों नहीं पहुंचा। हाँ। तो आपकी गाड़ी की फ़िज़िकल इंस्पेक्शन एक इन्होंने अब रख दी है पिछले 2 साल से कि आपने गाड़ी जाके फ़िज़िकली इंस्पेक्टर को चेक करवानी है। तो वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब क्या करते हैं, आपका टाइम दिया 10 बजे का, वो 4 बजे तक आपको मिलते ही नहीं। वो कहते हैं मैं काम लगा हुआ, मैं वहाँ पे गया तो फिर ऐसे पेपरलेस होने का, ऐसी टेक्नोलॉजी का नहीं, फिर को वजह भी बतानी पड़ेगी कि वो 4 घंटे मिलते क्यों नहीं। फिर अगले दिन आप जाएंगे, फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर वजह भी बता दें, फिर आप में बताएंगे, फिर आप 2 मिलेंगे कैसे, 5,000 रुपया दें, वही जो आपके वाले फिर आपका पेपरलेस टेक्नोलॉजी वही ना, टेक्नोलॉजी किधर रह गई। ऐसी टेक्नोलॉजी फिर जो इसने आवाम को परेशान ही करना है, फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं रह जाता। खैर ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि इनमें जितनी मर्जी आसानियाँ आप देते जाएं, ये माफिया को जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आवाम को सहूलत नहीं मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम कुछ बात करने वाले हैं कैदियों में जेलों को जो सहूलियात दी जाती हैं। बहुत दफ़ा इस तरह की खबरें भी हमने आपके साथ शेयर की हैं कि फ़लाँ कैदी बीमार हो गया, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना हो सका, तो हस्पताल जाते जाते दम तोड़ गया। लेकिन अब जो जेलों के हॉस्पिटल्स हैं उनको बहुत ज़बरदस्त सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। खैर किस किस्म की सहूलियात हैं, कैदियों को कैसे सहूलियात दी जाती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। गर्मी सर्दी जो सीज़न चेंज होता है, खाने के हवाले से, और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी ये है कि जो कैदी वहाँ पर हैं अगर उनमें से कोई तालीम हासिल करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या सहूलत है, अगर कोई स्किल सीखना चाह रहा है तो क्या उसको वो स्किल सिखाई जा रही है। क्योंकि हमने इन लोगों को भी मुआशरे में अच्छे तरीके से वापस अगर आते हैं तो उस तरह से लेकर आना है कि ये बाइज़्ज़त तरीक़ों से ज़िंदगी गुजार सके, इन्हें मौक़े भी फराहम करने हैं। जेलों में क्या क्या सहूलियात हैं, किस तरह से कैदी वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं, सहूलियात जो दी जाती हैं, फलाह बहबूद के लिए जो इक़दाम कैदियों की किए जाते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? जिसमें एक पूरा रीवैम्पिंग प्लान बना था ये फरवरी इस साल जब ये निगरान हुकूमत ने टेक ओवर किया था। तो उसमें हमारे जो मेन शोबे हैं जिसमें कैदियों की लिविंग कंडीशंस को बेहतर करना, उसमें हेल्थ भी आ जाता है, फूड भी आ जाता है, उनकी जो क्लोथिंग एंड बेडिंग भी आ जाती है, उनका इंटरव्यूज़ वगैरह मुलाकातों का जो निज़ाम है वो भी इसमें शामिल है। तो ये एक पूरा प्लान बनाया गया, फिर उसको अमल दरामद हमने उस पर शुरू किया और तकरीबन ये तमाम इनिशिएटिव जो डिसाइड हुए थे वो हमने अचीव कर लिए। और उसमें जो हेल्थ का भी आपने बताया जो सिस्टम है, ये तकरीबन गुज़श्ता 50 साल से सिस्टम यही चल रहा था। जब जेलों की पॉपुलेशन 18,000 तक थी तो एक डॉक्टर होता था, कोई एक डिस्पेंसर हो गया, साथ कोई मेडिसिन वगैरह बेसिक जो चीज़ें थी। लेकिन अभी हम 65,000 की पॉपुलेशन हमारी प्रिजन्स की और जेलें भी 43 तक पहुंच चुकी हैं। तो अभी फिर हमने ये एक बुनियादी जो है ना जी इसमें चेंज की है कि ये जो हेल्थ का सिस्टम है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का एक परव्यू है। तो हमने हेल्थ के साथ टेकअप करके और ये जो जेलों के अंदर हमने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं प्रिजनर्स के ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकेशन के लिए, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले की है। बाकायदा कैबिनेट से अप्रूवल ली है, रूल्स में अमेंडमेंट की है। अब हर जेल पे कम से कम 5 से 6 मेडिकल ऑफिसर राउंड दी क्लॉक होंगे और हर कैदी जो है कोई बीमार है या उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको इलाज मुआवजा जो है वो जेल के अंदर। सर क्या कोई रैंडम स्क्रीनिंग, क्योंकि हमने बहुत सारी बड़ी बीमारियां जिनमें एड्स है, हेपेटाइटिस है, वो देखा कि जब रैंडम स्क्रीनिंग कराएगी तो कैदियों में ये बीमारियां भी निकलती हैं। सो ये स्क्रीनिंग कितनी देर बाद रिकमेंड करते हैं? ये तकरीबन 6 मंथली बेसिस पे स्क्रीनिंग पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है वो करता है और तमाम कैदियों की करते हैं। और इस दफ़ा तो हमने उससे एक कदम आगे जाके किया है कि हमने एडवांस जेल की जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट किटें दे दी हैं ताकि एक 6 महीने का इंतज़ार ना किया जाए। जो भी नया बंदा आए उसके हेपेटाइटिस B, C
और HIV वगैरह के टेस्ट किए जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग वो निकलते हैं जो मनशियात के आदी होते हैं और इस तरह के मतलब नशा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसको फिर हम फौरी तौर पे जो है करके, और ना सिर्फ ये कि इनकी ट्रीटमेंट के इश्यूज़ हैं जो डायग्नोस्टिक इश्यूज़, बल्कि इनकी ट्रीटमेंट को भी साथ हम जो है वो अब इंश्योर कर रहे हैं। और यही पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो है वो इनको मेडिसिन भी जो है वो रेगुलरली प्रोवाइड की जा रही है। इनका डाटा लिया गया है, इनका बाहर का भी कॉन्टैक्ट लिया गया है। अगर ये दौरान इलाज रिहा होकर बाहर चले जाएंगे तो उनको बताया जाता है कि आप मुतलका जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएं, आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ भी हुई है डाटाबेस के जरिए, तो आपको वो ट्रीटमेंट वहाँ से कंटिन्यू। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा जी, ये मौसमी नज़ला ज़ुकाम खार हर बंदे को हो रहा है, सो इसके लिए कैदियों क्या सहूलियात दी जाती हैं? मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, चेकअप की सहूलत मौजूद होती है? अगर कोई कैदी बीमार महसूस कर रहा है तो उसको ये सहूलत? जी ऐसे ही है। जेलों में देखें जहाँ पे एक मखसूस एरिया में हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, बैरक्स में होते हैं, तो बाज़ औक़ात जिस तरह मौसमी असरात है, ख़ासतौर पर वायरल इन्फेक्शन है, स्मोक है, हाँ जी, तो उसकी वजह से गला ख़राब या टेम्परेचर इस तरह की चीज़ें हैं, और साथ साथ वो मैनेज भी होती रहती हैं। और इसमें हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर किसी बंदे को किसी भी किस्म की कोई ट्रीटमेंट की अगर जेल के हॉस्पिटल से बाहर भी ज़रूरत है तो हम विदाउट एनी डिले उसको जो है वो फौरी तौर पे कंसल्टेंट से ओपिनियन लेके तो शिफ्ट कर देते हैं। सही सही सही। मुझे अब ये बता दीजिएगा, मौसम की शिद्दत के लिहाज से ऑब्वियसली कुछ रहने के इंतज़ामात बेहतर किए ही जाते होंगे, तो जब सर्दी आती है तो किस तरह से चेंज लाया जाता है, क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं? सर्दियों के लिए ना जी दो मेन स्टेप हैं। एक तो हम जो है वो ब्लैंकेट्स जो हैं वो प्रिजनर्स को प्रोवाइड करते हैं, बल्कि पिछले 2-3 साल से हुकूमत ने ये फैसिलिटी दे दी है कि जो प्रिजनर अपने घरों से भी कंबल अगर लेके आना चाहते हैं तो उनको भी अलाउ कर दिया है, ये परमिशन नहीं होती थी। सही। तो उसके बाद हम फिर हमारे जो सेंट्रल जेल साहिवाल में भी ब्लैंकेट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, और डोनेशन पे भी काफ़ी सारे लोग जो है वो डोनेशन देते हैं ब्लैंकेट्स का। तो इस साल हम तकरीबन सरकारी और डोनेशन के मिला के तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब ब्लैंकेट जो है वो जेलों में सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा सबसे अहम स्टेप ये होता है कि जो हमारे ग्रेटेड डोर्स होते हैं जंगलों वाले, उनके ऊपर हम प्लास्टिक शीट जो है वो लगा देते हैं ताकि जो हवा अंदर क्रॉस ना हो। और जेलों में पॉपुलेशन, अब जिस तरह हम ये इस कमरे में बैठे हैं तो 2-4 लोग बैठे हैं, वहाँ यहाँ पे अगर 100 बंदा होगा तो वो सर्दी की वो शिद्दत नहीं होगी, उनकी अपनी एक बॉडी हीट से एक टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो गया, ठीक हो गया। तो ये मतलब इस तरीके से हम जो है। सही। सर, खाने पीने के क्या इंतजाम होते हैं? क्योंकि आपको पता है सर्दी में इन चीज़ों का थोड़ा सा ट्रेंड और भी चेंज हो जाता है, जो हम नॉर्मल खाने पीने में इस्तेमाल चीज़ें कर रहे होते हैं। सो रूटीन का मेन्यू किस तरह से होता है, और फिर 3 टाइम का खाना किस तरह से सर्व किया जाता है? ये एक फुल टाइम जॉब है। ये सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम का खाना, उसके लिए बाकायदा डेडिकेटेड वर्क फोर्स मौजूद होती है। और जो क्या ये खाना बनाने वाले कुक जो हैं ये उन्हीं कैदियों में से सिलेक्ट किए जाते हैं? नहीं, उन कैदियों में भी होते हैं जो ज़्यादा लंबी कैद वाले होते हैं, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक कुक भी जो है वो प्रोफेशनल, वो भी बाकायदा हमने पिछले 2-3-4 साल पहले से रिक्रूट किए हैं। और उनका खाना पिछले दिनों CM साहब गए मंडी बाउद्दीन तो कुक को प्राइज़ दे के आए थे। अच्छा, खाना उन्होंने टेस्ट किया और उसको इनाम भी दिया 10,000 रुपये। तो ये इस तरीके से ये चल रहा है। और सुबह शाम और मतलब अपनी अपनी शिफ्ट में लेबर जो है वो काम करती है। और खाने का मेन्यू जो है वो हमने बाकायदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फूड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से अप्रूव कराया हुआ है, और उसके मुताबिक खाना देते हैं, जिसमें 14 मील्स हैं दोपहर और शाम के हफ्ते में। तो उसमें 6 टाइम उसमें चिकन है, उसमें दालें हैं, उसमें ये चने वगैरह, सब्जियां हैं 3-4 टाइम। तो ये सारा हफ्ते में एक दफ़ा चावल है। फिर नाश्ते में वीकली हलवा वगैरह एक टाइम पे दिया जाता है। रमज़ान के लिए बड़ा खुसूसी जो मेन्यू है पिछले साल से CM साहब ने अनाउंस किया था, उसमें एक समोसा है और शरबत और दूध वगैरह अफ्तारी के टाइम पे, और 2 अंडे सहरी के टाइम। ये अब जैसे जैसे मौसम ठंडा आ रहा है रमज़ान में, तो ये हमने ऐड किया है अपने मेन्यू में रमज़ान के बाद। सही सही। सर, हम नॉर्मली इन जगहों पर देखते हैं सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं होते हैं। अब वो चाहे खाने को लेके है, चाहे नॉर्मल सफाई सुथराई है, कैसे यकीनी बनाया जाता है? क्योंकि अब कोविड के बाद हमने ये सीखा है पर्सनल हाइजीन है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है। हाँ जी, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए देखें
जो मसला सामने आए अगर उसके लिए उसके हल के लिए रिसोर्सेज हों तो फिर वो मसला नहीं रहता। अभी हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि अब देखें एक लाहौर की कैंप जेल है, इस पर कोई तकरीबन 7,000 बंदा है। वो खाने पीने की भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, फल भी इस्तेमाल कर रहा है, उसके छिलके भी फेंक रहा है। मतलब एक पूरी जेल में 7,000 बंदा एट ए टाइम ये सारी एक्टिविटी हो रही है। तो उसमें गार्बेज जो मतलब जमा हो जाता है उसको बाहर निकालना और हाइजीनिक कंडीशंस को बेहतर रखना, ये इसके लिए आपको कोई मशीनरी चाहिए, कोई टूल चाहिए। तो हमारे पास ये चीज़ नहीं थी। कभी हम सॉलिड वेस्ट वालों के कह रहे थे, आपका कोई इस लिहाज से नहीं वो सारा कुछ था, लेकिन देखें गंद किसी का कोई नहीं साफ करता, गंद आपको अपना खुद ही साफ करना होता है। तो अभी हमने ये 3-4 महीने पहले ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज जो है वो बाकायदा 26 करोड़ रुपए की लागत से परचेज की हैं। अब डेली बेसिस पे जितना भी गार्बेज जमा होता है वो जेल से बाहर जो है वो जेल का अपना सैनिटरी स्टाफ जो है वो उसको बाहर निकालता है। और उससे इतनी ज़्यादा हमें ये रिलीफ मिला है ये गार्बेज डिस्पोजल का कि जेलों का जो एक नक्शा ही जो है ना अंदर से सफाई सुथराई के वाले से वो बदल गया। और सफाई सुथराई का क्या सिस्टम है? क्या रोज़ाना की बुनियाद पर बैरिक्स की सफाई होती है? जी रोज़ाना की बुनियाद पर कानून के मुताबिक हर कैदी जो है वो अपने प्रेमिसेस को क्लीन रखने का खुद जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है ना, जिस तरह यूरोपियन कंसेप्ट है ना, वहाँ पे आपने अपना वॉशरूम भी खुद करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपनी अपनी सफाई करते हैं और सारा एक ओवरऑल जो है ये जब मिल के आती है तो वो बड़ा साफ सुथरी एनवायरनमेंट। दूसरा हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्लांटेशन पे। अच्छा, और जो ट्री प्लांटेशन फ्लावर बेल्ट्स बनवा रहे हैं और लॉन्स बना रहे हैं जहाँ पे कच्ची जगह है, बजाय इसके कि वहाँ पे घर उड़ती रहे। और इस तरह उस पर हम जो है ग्रास ग्रोइंग की कंपेन हमने चलाई हुई है और उसके बड़े दूर असरात हैं। और इन ट्रैक्टर्स के आने से अभी जो सब्जियां हम मार्केट से ले रहे थे, अभी 80% जो सब्जी है वो हम जेलों की ज़मीन से ग्रो कर रहे हैं और प्रिजनर्स को भी दे रहे हैं, स्टाफ को भी दे रहे हैं। चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ख़वातीन कैदियों के लिए क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं? ख़वातीन हमारे पास कोई 1200 के करीब हैं पंजाब की जेलों में और इनके लिए खसूसियात जो इनको सहूलियात हम दे रहे हैं उसमें सबसे पहली सहूलत यह है कि आम कैदी जो है वो ज़मीन पे सोता है। अच्छा। लेकिन ख़वातीन और बच्चे इनके लिए हमने बाकायदा कॉट्स और बेडिंग प्रोवाइड की हुई है ताकि ग्रेसफुल तरीके से, हालांकि हमें ओवर क्राउडिंग की वजह से मसले भी हैं लेकिन उसके बावजूद हम इसको इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा इनको सबसे बड़ी बात जो है ये ज़्यादातर ख़वातीन अगर आप सर्वे करें तो ये ऐसी हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं मर्दों पे और इस वजह से ये किसी न किसी क्राइम में जो है ना वो मतलब कि इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये क्राइम को इनिशिएट नहीं करती, ये एसोसिएट करती हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर हमने इनके लिए जो है ना जी वो टेप्टा के साथ मिलके हमने ब्यूटिशियन के कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, हमने टेलरिंग के कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज हैं वो शुरू किए हुए हैं। और जेलों में ये सहूलियात जी जेलों में सहूलियत है ताकि ये अर्निंग हैंड बन के तो बाहर निकलें और बाहर जाके अपना रोज़गार कमा सके और मुताजी जो है ना इनकी वो किसी तरीके से कम हो। तो उसके बड़े अच्छे असरात हैं। मेरे ज़ाती नोटिस में ऐसी ख़वातीन आई वुमेन जेल मुल्तान से जिन्होंने कोर्सेज़ किए 9 माह के ब्यूटिशन के, तो वो कुछ तो बाकायदा प्रोफेशनली चला रही हैं बाकी, लेकिन घरों में तो ज़्यादातर वो ख़वातीन जो है काम करके तो अपना जो है ना वो रोज़गार अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। सही तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, क्या दूसरे कैदी जो हैं उनके लिए भी, मेल कैदियों के लिए भी ये सहूलत है कि उन्हें कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है? अभी 25 जेलों में हमने ये टेप्टा के साथ मिलकर प्रोग्राम शुरू किए। उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, होम अप्लाइंसेस की जो रिपेयर है, ट्रैक्टर ओवरहालिंग की वर्कशॉप हमने बनाई हुई है, मोटरसाइकिल मैकेनिक के कोर्सेज हैं, कारपेंट्री के कोर्सेज हैं, वेल्डिंग के कोर्सेज आता है कैदियों का? क्या वो खुद भी चाहते हैं कि कुछ सीखें? नहीं, वो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको ही हम आगे रखते हैं। 25 की एक क्लास है तो एक जेल में अगर कोर्सेज हो रहे हैं तो 250 तक। ठीक है। और ये हमने ये भी शर्त ख़त्म कर दी है, पहले सिर्फ कन्विक्ट जो है वो ये काम वगैरह लेबर करते थे। अब हमने अंडर ट्रायल्स को भी ये ऑप्शन दिया है कि आप अगर 2-4 महीने आपने स्टे करना है तो उस जो रेंज का कोर्स है आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़रूरी है कि आप
कोई हुनर हो आपके पास, बाहर निकले तो आप बाइज्जत तरीके से जो है वो अपना रोजगार अगर कमाना चाह रहे हैं कमा सकें। सर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, आप जितनी मर्जी सहूलतें दे दें, जेल तो जेल ही है। अब अंदर रह के लोगों की ज़हनी हालत कुछ लोगों की बहुत बिगड़ भी जाती है, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो क्या कुछ काउंसलिंग टाइप भी होता है कि उनको ज़हनी तौर पर थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें और ये समझाएं कि बाहर जाकर अब दोबारा ये काम नहीं करनी है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो भी बंदा जेल में आता है अगर वो नॉर्मल इंसान है तो वो परेशान होता है, उसको हर तरह की परेशानी होती है। एक तो उसके केस की परेशानी है, फिर जेल में रहने की परेशानी है, फिर उसकी जो फैमिली पीछे है, उसके बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, उनके वाले से जो है परेशान है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी 2017 में हमने 88 जो वैकेंसीज़ हैं वो मंजूर करवाई, पोस्टें मंजूर करवाई साइकोलॉजिस्ट की जी। और फिर उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमने रिक्रूट किया। अभी वो काम ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं वो कर रहे हैं, काउंसलिंग के वाले से भी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने मज़ीद ये महसूस किया कि भी इनके मसले ज़बानी कलामी हल होने वाले नहीं हैं। फिर हमने 45 पोस्टें जो हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर की वो क्रिएट करवाई, जो कि सोसाइटी में उनको रीइंटीग्रेट करने में मदद दे सके। तो वो सेटअप इस्टेब्लिश हो गया। अभी ये ग्रेजुअली बेहतर हो रहा है। अभी इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बाहर का मसला हल नहीं होगा अंदर बंदे का जो मसला है ना वो हल नहीं बिल्कुल होगा। आपने इस वजह से कई दफ़ा सुइसाइड की भी अटेम्प्ट्स होती हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, कोई नहीं होती। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि टाइम तो हमने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि ज़हनी हालत कैदी की ऐसी हो जाती है कि वो दूसरे कैदियों को नुकसान पहुंचाने ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। और इसीलिए ये अब एक मैकेनिज़्म है, कोई ऐसा कैदी नहीं जो नया आए और साइकोलॉजिस्ट उसके साथ सेशंस ना लें और उनकी मेंटल स्टेट को जो है वो एग्जामिन करते हैं, उनकी बिहेवियरल जो है उनका एक जो पर्सनैलिटी है उसको देखते हैं और उसके बाद फिर वो सजेस्ट करते हैं कि भी जो भी ट्रीटमेंट, अगर कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है या देखिए एक बंदा किसी परेशान बंदे को कुछ भी ना कर सके, एक तसल्ली दे दे, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। सर मैंने आपकी 2-3 बातों से अंदाज़ा लगाया कि स्पेस कम है कैदियों के लिए, तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है? डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं कैदियों की कि इस तरह के जो कैदी हैं उनको अलहदा से रखा जाएगा, किस तरह से मैनेज किया जाता है? जिस स्पेस के लिए हमने ये बड़ा पहले कुछ 10-12 साल पहले से काम शुरू किया हुआ है। हमने कुछ 14 नई जेलें बनाई हैं और उसकी वजह से हमारी जो सेंट्रल ये पंजाब है ना, जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न है जी। इन जेलों के अलावा बाकी जेलों में ओवर क्राउडिंग नहीं है। ठीक है। अब ओवर क्राउडिंग इधर ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ पे जो जेलें पहले से बनी हुई हैं बहुत पुरानी और काफ़ी अरसा उनको हो गया, 100 साल के करीब हो गया। तो अब पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ती जा रही है, अभी देखें 4 महीनों के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है वो 50,000 से बढ़ के 65 पे चली गई। ठीक है। तो अचानक इतने ज़्यादा लोग आने से फिर उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अब हम ये कर रहे हैं कि अब जेल तो फौरी तौर पे चेंज नहीं कर सकते या नई नहीं बना सकते, तो हम जेलों के अंदर जो एग्जिस्टिंग कन्फाइनमेंट कैपेसिटी है उसको नई बैरकें बना के, नए सेल बना के उसको मेंटेन करने की या उनको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने फंडिंग भी की है। ठीक है। और उस पर काम जारी है इंशाल्लाह, तो बेहतर हो जाएगी। हम तो कोशिश करेंगे, दुआ वो भी यही है कि ना ही किसी को यहाँ जाना पड़े, क्राइम रेशो कम हो ताकि ज़रूरत ही समर की ना पड़े। सर कैदियों को अगर घर से कोई मिलने आ रहा है तो क्या सहूलत दी जाती है, कितना वक्त दिया जाता है, टाइमिंग, बातचीत करने की, टेलीफोन की सहूलत, खाने पीने का, सर्दियों में अगर कपड़े उन्होंने पहुँचाने हैं तो इसके लिए क्या मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है? जी, उसमें यह है कि जो इनकी मुलाकात का निज़ाम है वो हफ्ते में एक दफ़ा ये मुलाकात कर सकते हैं और कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा ये टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। और उसमें क्या ये परमिशन होती है कि खाने का सामान अगर कोई देना चाह रहा है? जी, वो अगर पका हुआ खाना भी ले आते हैं मुलाकात पे तो वो हम अलो करते हैं। इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो अंदर ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, कोई फल हो गया, कोई चीज़ें हो गई, वो भी दे देते हैं। बल्कि उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने बाकायदा लोडर व्हीकल्स अरेंज किए हैं हर जेल पे 3-4, जिसमें एक तो खाना गर्म जो है अंदर तैयार होता है, वो बैरकों में जल्दी तकसीम हो, ठंडा ना हो, और एक बाहर से जो सामान इनका आता है वो काफ़ी बड़ी मकदार में बैग, वो शॉपिंग बैग होते हैं, तो उनको भी हम अब लोडर व्हीकल्स के ज़रिए सेफ़ एंड सिक्योर अंदर पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा तमाम पंजाब की जेलों में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटिंग एरियाज़ और इंटरव्यू एरियाज़ हमने बनाए हैं
और अभी उसको मज़ीद हम बेहतर कर रहे हैं। उसमें यह है कि 8 जिलों में पहले फेज़ में हम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का एक सेटअप बना रहे हैं, जिसमें बड़े आराम से अच्छे माहौल में आप बैठ के एयर कंडीशन हॉल में तो मुलाकात जो है वो अपने जो अजीज़ व अक़ारब से कर सकें। सही सर, बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आप इतनी सारी सहूलियात दे रहे हैं वहाँ पर आप कैदियों को टाइम टू टाइम ये सहूलत भी दें कि वो आपस में एक दूसरे के से गुफ्तगू कर सकें। कुछ ऐसे टाइमिंग जिसमें बाहर की खबरें, कोई टीवी वगैरह देखने की सहूलत, क्या ये भी प्रोवाइड की जा रही है? जी, टीवी तो हज़ारों की तादाद में लगे हुए हैं और केबल सिस्टम लगा हुआ है बाकायदा हर जेल पे, और उसमें कुछ तकरीबन 12 चैनल हैं जो हमने अलाउ किए हुए हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल टाइमिंग्स है, किस टाइम में टीवी? हाँ जी, वो टाइम है सुबह के टाइम जो मजहबी चैनल इस्तेमाल होते हैं, फिर दरमियान में कोई मैच हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें, जोग्राफिकल चैनल है, फिर आफ्टरनून में जो है वो ड्रामा चैनल शुरू हो जाते हैं, न्यूज़ चैनल शुरू हो जाता है। तो वो सारा दिन ये एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन उनको आपस में मिलने का, बात करने का काफ़ी मौका होता है। अब जिस तरह एक बैरक में अगर 200-300 बंदा है तो सारा दिन आपस में दे आर फ्री टू टॉक। सही मैसेज सर क्या देना चाहेंगे देखने वालों? मैसेज में यही देना चाहूँगा कि देखें, बंदा जो है ना वक्ती इश्तिहाल में आके, सडन प्रोवोकेशन में आके, या वक्ती तौर पे अपने हालात से परेशान होकर कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो फिर पहले ऐसे मल्टीप्लाई होती है कि जो मतलब एक छोटी सी चीज़ है वो इतनी बार बन के सामने आती है, और उसके इतने ना ख़त्म होने वाले और परमानेंट असरात हैं उस बंदे की फैमिली पे, वो पूरी जिंदगी में आप पे धब्बा लग जाता है। वो धब्बे के अलावा मतलब वो ऐसा नुकसान हो जाता है जो कि मेकअप नहीं हो सकता आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली जिंदगी के लिए। वो ऐसे ही है, स्याह धब्बा। तो इसलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है, कि भाई वक्ती तौर पर अगर आपको कोई ऐसे हालात से दो चार होना पड़े तो आप जिस हद तक हो सकता है रिस्ट्रेंट करें, अपने आप को रोकें और सब्र से काम लें। तो एक फेज़ होती है वो गुजर जाती है, जिस तरह क्लॉट आ जाता है ना जी ब्लड में, ये भी एक क्लॉटिंग ही होती है। थोड़ा सा आप इसको होल्ड करें तो ये निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसके मतलब में कि उसका शिकार हो जाते हैं तो फिर बहुत एक लंबा सफ़र है जो आपको करना पड़ता है, और वो उसके लिए आप ज़हनी तौर पर ना खुद प्रिपेयर होते हैं, ना आपकी फैमिली प्रिपेयर होती है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने जो इमोशंस हैं, अपने जज्बात हैं, उन पे काबू रखें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जी, बहुत वक्त शुक्रिया के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। इसके साथ साथ जी हम लिस्ट की तरफ तो जाएंगे। अभी हमने मौसम की सूरत हाल से भी आपको अपडेट करना है। शहर में सर्दी बढ़ रही है, तो आज का टेम्परेचर, आज का मौसम टुडेज वेदर में। अच्छा जी, कोमल हमें ज्वाइन कर रही हैं, इस टाइम बाहर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस टाइम मौसम कैसा है। कल हमने देखा हल्की फुल्की धूप भी थी, तो आज कुछ इम्कानात हैं धूप के या नहीं? जी कोमल कहिए। बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज फॉग में अच्छी खासी शिद्दत देखी जा रही है, जिसकी वजह से हद निगाह में कमी महसूस की गई है। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है, और लाहौरी जो है वो एहतियात बरतते हुए अपने कामकाज की तरफ रवान दवा भी नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं लाहौर के मौसम के हवाले से, तो मौसम शदीद सर्द है। सर्दी की शिद्दत में आज इस कदर इजाफा देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत नुमाया कमी के साथ 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर लाहौर के बासी ठहरते हुए अपने कामकाज की तरफ रवान दवा नज़र आ रहे हैं। इवन इतनी ज़्यादा जैकेट्स, खुद को कवर करके ग्लव्स, कैप और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते हुए जो है वो शहरी कामकाज की तरफ रवां दवा तो है, बावजूद इसके ठहर रहे हैं। इस दफ़ा जो है वो यूँ लग रहा है कि शहर लाहौर में सर्दी ने अपने तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने का ठान लिया है। तो इसलिए जो है वो शदीद ठंड भी है, यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, सुबह सवेरे हसीन से मंजर भी नज़र आ रहे हैं जो कि सफ़ेदी की चादर में लिपटे हुए हैं। बावजूद इसके हर तरफ जो है वो ठंड ही ठंड महसूस की जा रही है, और लाहौरी एहतियात भी कर रहे हैं। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से माहिरीन भी बार बार कह रहे हैं, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से वबाएँ जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार शहरी जो है वो जहाँ पर उनको अपने इस मौसम में गर्म मशरूबात खाने में पैसे सर्व करने चाहिए, वहीं दूसरी जानिब वो मेडिसिन की तरफ उनका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि लागर्ज
वर्जी बरत रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी एहतियात को सबसे पहले अव्वल दर्जे पर रखें। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक, तो बारिशों से मुतल्लिक फिर कोई भी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। इसी के साथ साथ लाहौर में अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो AQI की मजमूई शरह 179 के साथ लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर देखा जा रहा है। तो लिहाजा फिलवक्त बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। तो लाहौर ये जो है वो अपनी थैंक यू सो मच। अभी बारिश के इम्कानात नहीं है जी, कोमल ने बता दिया। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए मैक्सिमम घर बैठे जितनी आसानी पैदा कर सकता है कर दें। वो सेगमेंट्स के थ्रू हम करते हैं ताकि अगर आपने बाहर मार्केट में जाना है तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएं। अगर आपने आज सब्जी खरीदने के लिए जाना है तो हम आपको बता देते हैं जी सब्जियां आज किस कीमत पर मिलेंगी। देखते हैं आज के भाव। हमारे रिपोर्टर होते हैं जी ओपन मार्केट में, जो आपके घर के करीब मार्केट होती है। अब ये है जी ओपन मार्केट के जो हम रेट बताते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है, पोश इलाकों में अलहदा से रेट होते हैं, जबकि आप दूसरी साइड पे चले जाएं तो रेट लिस्ट आपके सामने अलहदा होती है। अब DC रेट पे अमल कहीं पर हो रहा है, कहीं पर अलहदा से काउंटर बना दिया जाता है कि ये DC रेट पे, और उस पर नाकिस सब्जियाँ होती हैं। लेकिन ये है कि नॉर्मली जो हम रेट आपको बताते हैं 1-2 रुपए का फ़र्क होता है, और वही रेट आपको शहर में ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल जाते हैं। पोश इलाकों को एक साइड पे आप रख दें। अच्छा जी, आज की रेट लिस्ट हमारे रिपोर्टर अक्सा मौजूद है मार्केट में, उनके पास है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, रोज़मर्रा की तरह सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट में जिस रेट पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं और जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं उनमें खासा फ़र्क देखने में नज़र आ रहा है। खासा फ़र्क इस तरह से देखने में नज़र आ रहा है कि दुकानदार 50 से 60 रुपये और कहीं कहीं 100 रुपये बढ़ाकर हर सब्जी को फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीमतों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो आलू की जो सरकारी कीमत है वो 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 50 से 60 रुपये बढ़ाकर 100 से 110 रुपये की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 185 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इसको 50 से 60 रुपये बढ़ाकर जो है 150 से 200 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत के हवाले से अगर हम बात करें तो टमाटर की सरकारी कीमत 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 50 से 60 बढ़ाकर 150 से 200 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो लहसुन की सरकारी कीमत 445 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 500 से 600 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजीद ऐसी सब्जी जिनको दुकानदार 50 से 60 रुपये बढ़ाकर फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताम शहरी जब यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने के लिए आते हैं तो इस समय से शिकवा ही करते हुए दिखाई देते हैं कि जब सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं तो दुकानदार 50 से 60 रुपये बढ़ाकर इनको फ़रोख्त क्यों कर रहे हैं। ताहम उन्होंने मुतालबा किया है प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कि इस हवाले से कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि वो उसी रेट पर सब्जियाँ खरीद सके। जो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अक्सा हमारे साथ मौजूद थी, और वही रिवायती जुमले होते हैं शहरियों के कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एटलीस्ट बाहर निकलें और उनके लिए आसानी पैदा करें, रेट लिस्ट पर अमल करा दें, क्योंकि ऑलरेडी सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अच्छा जी, अब हमने आगे बढ़ना है और आज की हेल्दी टिप शामिल करनी है। देखते हैं टुडेज हेल्दी टिप। जुहेब की तरफ चलेंगे, हमारे साथ आज की टिप वो शेयर करें। ओवर टू यू जुहेब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन पे कि जिनको फ्रोजन शोल्डर का मसला है या कोई भी शोल्डर इंजरी है जिसकी वजह से वो अपने प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो कौन सी एक्सरसाइज करने से उनका शोल्डर रिहैब हो जाए और वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। ओके, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जस्ट विदाउट वेट हैंड्स अप, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 डाउन अप, देन पूरे मूवमेंट देंगे इसको साइडवेज में 5 टाइम 5 4 3 2 एंड 1। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट हम देंगे अपवर्ड, जहां तक बॉडी अलाउ करती है आपके मसल को वहां तक आप अपवर्ड जाओगे। 5 4 3 2 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी अलाउ आपको यहाँ तक कर रही है शोल्डर को लिफ्ट करना, तो आप यहाँ तक रेस करेंगे शोल्डर को। जैसे जैसे आप ट्रेन करते जाएंगे आस्ते आस्ते आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी। और कोशिश करें डे बाय डे थोड़ा थोड़ा चैलेंज करें, स्लाइटली चैलेंज करें और इसको अपवर्ड लेके जाएं। ओके, फर्स्ट प्लेस में हम विदाउट वेट करेंगे मूवमेंट अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। उसके बाद हम डंबल्स पकड़ेंगे, लिफ्ट करेंगे अप एंड डाउन, जहां तक बॉडी अलाउ करती है वहां तक जाएंगे, फिर नीचे 5 टाइम 5 4 3 2 एंड 1। ओके, उसके बाद
शोल्डर रोटेशन देंगे, एल्बो को बॉडी के साथ लगाएंगे, इनसाइड एंड आउटवर्ड मूवमेंट देंगे 5 टाइम 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, उसके बाद लिफ्ट करेंगे शोल्डर को, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रोटेशन अगेन 5, 4, 3, 2 एंड 1। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे शोल्डर को, जेंटली रिलैक्स। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। इससे जीरो क्रिएट करेंगे, जीरो बनाएंगे जहाँ तक बॉडी, अगेन जहाँ तक आपका शोल्डर लाउ करता है। अगर आपका शोल्डर यहाँ तक लाउ कर रहा है अपवर्ड तो आप यहाँ तक करोगे, लेकिन अगर आपका शोल्डर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर लाउ कर रहा है आपको, बिकॉज हम फोकस कर रहे हैं इंजर्ड शोल्डर पे, तो जहाँ तक आपका शोल्डर आपको लाउ करता है वहाँ तक जाना है और स्लाइटली खुद ही आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती रहेगी। लेकिन करना कि आपने इसको लाइफ का ऐसा बनाना है, सुबह उठ के डेली पानी की एक बोतल पकड़ के आपके साथ एक्सरसाइज करते हैं या विदाउट वेट कर सकते हैं। ओके, जीरो बनाया, फिर इसको ऑपोजिट साइड पे अब जीरो बनाएंगे हम 5, 4, 3। सो आज की टिप हमने आपके साथ शेयर की है जी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।